हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम पेपर वन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे, उसके दो पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम पार्ट 3 जो है वो कवर करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था अदर फैसिलिटीज अवेलेबल टू एनआरआई और पीआईओ, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अकाउंट्स के अलावा और कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो मिलती है। तो आज की जो हमारी पहली फैसिलिटी है वो है इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो एनआरआईज होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, वो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। पर ध्यान में रखना है कि वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई फार्म हाउस जो है वो होनी चाहिए। अगर कोई एनआरआई या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो रिपार्टेबल फंड्स और नॉन रिपार्टेबल फंड्स दोनों का यूज करके जो है वो कर सकता है। ठीक है। अगर कोई यहाँ पर फॉरेन नेशनल है जो कि नॉन इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो वो भी यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। पर ध्यान में रखना है ये काम करने के लिए उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। हालांकि अगर वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पे ले रही है और जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से ज्यादा नहीं है, तो वो बिना आरबीआई के अप्रूवल के भी कर सकती है। ठीक है। उसके अलावा कोई एनआरआई चाहे तो वो यहाँ पर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड और फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी वो किसी पर्सन से गिफ्ट के फॉर्म में भी उसे एक्वायर कर सकती है। जैसे मान के चलिए कोई पर्सन है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, या फिर जो पर्सन है वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है पर इंडिया का सिटीजन है, या फिर जो पर्सन है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो वो अगर किसी एनआरआई को इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट के फॉर्म में देना चाहता है तो वो दे सकता है। ठीक है। तो कोई भी एनआरआई जो है गिफ्ट के फॉर्म में इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है। साथ के साथ जो एनआरआई है इनहेरिटेंस के थ्रू भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। तो अगर कोई पर्सन है जो कि इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, और उसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको उसने फॉरेन एक्सचेंज लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक्वायर किया था, तो वो उसे ट्रांसफर कर सकता है एनआरआई को अपनी डेथ के बाद। यानी कि इनहेरिटेंस के थ्रू जो है एनआरआई उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर जो है वो कर सकता है। साथ के साथ जो एनआरआई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर करना चाहता है तो वो इंडिया के रेजिडेंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि सेल कर सकता है। हालांकि जो एनआरआई है वो यहाँ पर किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस वो पर्सन ऑफ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसको भी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। तो ये फैसिलिटी दी जाती है इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे फैसिलिटीज टू रिटर्न एनआरआईज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अगर मान के चलो कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जब वो इंडिया के अंदर वापस आते हैं तो उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती है। तो देखो, पहली फैसिलिटी ये मिलती है कि कोई भी एनआरआई है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर उसने फॉरेन कंट्री के अंदर कोई भी फॉरेन करेंसी होल्ड करके रखी हुई है, ओन करके रखी हुई है, ठीक है, या फिर उसने फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो उसे अपने पास होल्ड करके जो है वो रख सकते हैं। ठीक है। पर कंडीशन ये है कि ये सारी चीजें जो है वो उसने तब एक्वायर की होनी चाहिए, ओन की होनी चाहिए, जब वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं था। तो अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट एनआरआई है, और उसने फॉरेन कंट्री के अंदर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज ओन की हुई है, होल्ड करके रखी हुई है, तो वो उसे रख सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी इनकम है या फिर सेल प्रोसीड है जो कि यहाँ पर एसेट्स एब्रोड में सेल की गई है, तो उसको इंडिया में लेकर आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मान के चलिए एनआरआई है, उसने यूएसए के अंदर कोई एसेट को सेल किया है, उससे इनकम कमाई है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जब इंडिया वापस आई तो उसे लेकर ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद है फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो ये जो एनआरआई है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो फॉरेन करेंसी अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है और वो अब्रॉड गया हुआ है पढ़ाई के सिलसिले में, या फिर वो टेम्परेरी बेसिस पे घूमने के लिए फॉरेन कंट्री गया हुआ है,
तो वो ना एक फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है ऐसे बैंक के पास जो कि इंडिया से बाहर है, यानी कि जिस कंट्री में वो गया है ना, जैसे यूएसए की कंट्री में गया है, तो यूएसए के अंदर किसी भी बैंक के अंदर वो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है। ठीक है, बस कंडीशन ये होगी कि जब वो इंडिया वापस आएगा तो जो भी बैलेंस होगा इस अकाउंट के अंदर वो इंडिया के अंदर वापस जो है वो लेकर आ जाएगा, क्योंकि देखो जब वो बाहर जाएगा तो उसे पैसे चाहिए होंगे ना खर्च करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर इंडिया से बाहर पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है और वो छुट्टियों में शॉर्ट विजिट करता है इंडिया के अंदर, मतलब कि उसकी अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है, छुट्टियां पड़ी थी तो वो अपने घर वालों से मिलने के लिए इंडिया आया है, तो उसे हम ये नहीं मानेंगे कि वो इंडिया रिटर्न हो गया, ऐसा नहीं मानेंगे। जब वो परमानेंटली आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तब मानेंगे कि वो इंडिया के अंदर जो है वो रिटर्न हो चुका है, फिर उसे ये फैसिलिटीज वगैरह मिलेगी। अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है, वो फॉरेन कंट्री में जाता है किसी एग्जीबिशन के लिए या फिर ट्रेड फेयर के लिए जहां पर वो अपनी गुड्स को सेल करता है, तो वो भी फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है इंडिया से बाहर एक बैंक के पास। ठीक है, और जो भी वो गुड्स को सेल करेगा, जो भी सेल प्रोसीड्स होगी, वो उनको जो है इस फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो है डिपॉजिट करवा सकता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करवा सकता है। ठीक है, अब ये जो अकाउंट है वो रिपार्टिएट बेसिस पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो इंडिया रिटर्न करेगा तो जो भी बैलेंस उस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाया होगा वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू इंडिया जो है वो वापस लेकर आना पड़ेगा। कितना टाइम पीरियड के अंदर? 1 महीने के अंदर अंदर में। ठीक है, जैसे वो एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर जो है वो क्लोज हो जाएगी तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर में उसे सारा का सारा जो पैसा है वो वापस लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये क्या है? देखो, कोई भी पर्सन है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, वो इंडिया के अंदर ही किसी ऑथराइज डीलर के पास एक रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है। ठीक है, बेसिकली देखो, अगर मान के चलिए कि जो हमारा इंडिया का रेजिडेंट है वो इंडिया से बाहर उसने कोई एसेट होल्ड करके रखी थी और उसने उसको सेल किया, तो जो भी पैसा आएगा ना वो इस अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट करवा सकता है। ठीक है, और ध्यान में रखना है कि इस अकाउंट के अंदर जो भी फंड्स होंगे उनके ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होगी। जैसे यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग कई बार रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि आप इस पैसे को किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, साथ के साथ आप इसको कहीं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो RFC अकाउंट होते हैं ये बेसिकली करंट सेविंग और टर्म डिपॉजिट अकाउंट की फॉर्म में जो है वो मेंटेन करके रखे जा सकते हैं, जैसा भी कस्टमर की मर्जी हो। RFC अकाउंट जो है वो बेसिकली ज्वाइंटली भी ओपन करवाए जा सकते हैं किसी भी रेजिडेंट क्लोज रिलेटिव के साथ में मिलकर, और इस चीज को कंपनीज एक्ट 1956 में जो है वो डिफाइन किया गया। और ये जो जॉइंट अकाउंट है वो फार्मर सर्वाइवर बेसिस पे ओपन जो है वो करवाया जाएगा, यानी कि जो फार्मर होगा वो अकाउंट को ऑपरेट करेगा। ठीक है, और अगर बाई चांस फार्मर की डेथ हो जाती है तो ऑपरेट जो सर्वाइवर है उसके पास सारा पैसा जो है वो आ जाएगा। अब बात करेंगे रिस्क इन फॉरेन ट्रेड। तो जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमें कई तरह के रिस्क जो है वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर फॉरेन ट्रेड के बेनिफिट्स हैं तो उसके नुकसान भी है। जैसे एग्जांपल के अगर मान के चलिए आपने अपनी कंट्री को ओपन कर दिया है, ठीक है, यानी कि आपने फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया कि वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो इससे देखो एक तो क्या होगा, हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारे देश की ग्रोथ होगी। नुकसान क्या होगा कि हमारे जो डोमेस्टिक कंट्रीज हैं वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे डोमेस्टिक कंट्रीज जो है वो बंद हो जाएंगी, जिससे अल्टीमेटली इंडिया का ही यहाँ पर नुकसान होगा। तो कुछ ऐसे ही रिस्क की हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले जो हमारे रिस्क की टाइप है वो है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है? देखो, इकोनॉमी से रिलेटेड रिस्क, इकोनॉमी जो चेंजेस आते हैं, इकोनॉमी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होते हैं उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है, जैसे कि इकोनॉमिक कंट्रोल में कंसेशन आ जाता है। जैसे जब एक कंट्री अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देती है दूसरी कंट्रीज के लिए, तो इकोनॉमी के ऊपर उसका जो कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, साथ के साथ बायर के इंसॉल्वेंट होने का भी रिस्क होता है। जैसे अगर मानो किसी ने यूएसए के अंदर कोई बंदा है, उसने एक मशीन एक्सपोर्ट किया इंडिया के अंदर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो उस मशीन की पेमेंट नहीं करेगा, जिससे उसे लॉस हो जाएगा। उसका रिस्क ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस भी होता है। जैसे हो सकता है कि पर्सन ने डिलीवर कर दिया, एक्सपोर्टर ने गुड्स डिलीवर कर दी, पर जो बायर था उसने उस गुड्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर को लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड हो रहा है तो वो बहुत दूर हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि एक गली में दूसरी गली में ट्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, बहुत दूर होता है और समय भी बहुत लगता है, तो इसमें लॉस के चांसेस होते हैं। साथ के साथ रिस्क ऑफ प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट हो सकता है कि जो बॉर्बर है वो डिफॉल्ट कर दे, और खास करके ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू डेट आने के 6 महीनों तक वो डिफॉल्ट ही करता जाए, यानी कि 6 महीनों तक भी वो पेमेंट ना करे। और एक्सचेंज रेट का रिस्क तो रहता ही है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आती है, इससे हमारे जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर रुपीज की वैल्यू कम हो गई तो आपको रुपीज ज्यादा पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क भी होती है, जैसे कि जो पॉलिटिकल पॉलिसीज होती हैं, जो पार्टीज होती हैं, है ना, उसकी वजह से जैसे हो सकता है कि जो एक कंट्री है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस को रिन्यूअल ना करे। जैसे एक एक्सपोर्टर है यूएसए का और इंडियन गवर्नमेंट उसे रिन्यू नहीं कर पा रही है, तो उससे उससे लॉस हो जाएगा। उसके बाद वॉर की वजह से भी लॉस हो जाता है, क्योंकि जब लड़ाई हो जाती है तो कंट्रीज आपस में ट्रेड करना बंद कर देते हैं, ठीक है, जिससे उनको लॉस होगा। साथ के साथ अगर इंपोर्ट के ऊपर बैन ही लगा दिया किसी कंट्री ने, जैसे मान के चलिए एक्सपोर्टर ने गुड्स डिलीवर कर दी और जो इंपोर्टर की कंट्री थी उसने उस गुड्स पे बैन लगा दिया कि इस गुड्स को हम इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, फिर लॉस हो जाएगा। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी अगर सरेंडर होती है, जैसे कि अगर सत्ता पलट जाती है, जैसे एक पार्टी की सरकार थी, वो चेंज होकर दूसरी पार्टी आ गई, अब उसने जो पॉलिसीज बनानी है वो डिफरेंट होनी है, जिसकी वजह से लॉसेस हो सकते हैं। उसके बाद बायर कंट्री रिस्क भी होता है, यानी कि वो कंट्री जहां पर बायर है उसकी वजह से भी कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई तो उसकी वजह से लॉस हो सकता है, ठीक है। जैसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जो टैक्स है वो कम लगाया जाएगा, अब पॉलिसी है कि टैक्स ज्यादा लगाएगा, जिससे उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस भी होते हैं, कई बार वो फेवर में नहीं होते हैं। लैक ऑफ फॉरेन करेंसी, कई बार कंट्री के पास फॉरेन करेंसी ही नहीं होती, जिससे वो इम्पोर्ट की पेमेंट ही नहीं कर पाते हैं। साथ के साथ ट्रेड एम्बरगोज भी हो जाता है, यानी कि ट्रेड के ऊपर भी बैन लग जाता है, जैसे कि कोई कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने से मना कर सकती है, बैन लगा सकती है। जैसे इंडिया कह सकती है कि हम यूएसए के साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ कमर्शियल रिस्क भी होते हैं, जैसे कि अगर जो बैंक है, ठीक है, अगर बैंक है उसकी एबिलिटी नहीं है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑनर करने की, यानी कि अपने डेट्स को रिपे करने की, तो उसकी वजह से वो डिफॉल्ट करेगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अगर बायर यहाँ पर फेलियर हो जाता है, बायर फेलियर कर देता है, यानी कि वो फाइनेंशियल लिमिटेशन की वजह से यहाँ पर पेमेंट जो है वो नहीं कर पाता है। अगर जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर एबल नहीं रहता, अगर जो सेलर है वो एबल नहीं रहता रिक्वायर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी की गुड्स यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर अदर रिस्क। कुछ यहाँ पर अदर रिस्क भी होते हैं, ठीक है। इन मतलब ये सारे रिस्क तो हमने डिस्कस कर लिए, इनके अलावा भी कुछ यहाँ पर रिस्क होते हैं, जैसे कि कल्चरल डिफरेंसेस, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ओवरसीज मार्केट। देखो कल्चरल डिफरेंस के अंदर क्या होता है कि हर कंट्री का कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी कई बार जो है ट्रेडिंग नहीं सही तरीके से हो पाती है, और जब हम किसी ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पर जो है वो रहता है कि हमें दूसरे देश की भाषा नहीं आती है सही तरीके से, और करप्शन का रिस्क तो रहता है, ये तो अपनी कंट्री में भी जो है वो रहता ही है। साथ ही साथ अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर नॉन पेमेंट की जाती है तो वहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन भी कम होती है। जैसे अगर इंपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसने फुलफिल नहीं किया, तो हो सकता है कि जो दो कंट्रीज की पॉलिसीज है वो डिफरेंट हो, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टीज को यहाँ पर नुकसान हो, ओके। और अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट और फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट, इसकी वजह से भी हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, ट्रेड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आता है आपका यहाँ पर सॉवरेन रिस्क। तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने डेट्स को पे नहीं कर पाती, यानी कि एक पूरी की पूरी कंट्री जो है वो इंस्टॉलमेंट हो जाती है। और नेचुरल रिस्क तो यहाँ पर रहते ही हैं, जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो है वो आ सकता है कंट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ एग्जिम बैंक, आरबीआई और फेडाई। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर एग्जिम बैंक, आरबीआई और फेडाई का क्या रोल है, पहले हम बात करें एग्जिम बैंक की। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में एग्जिम बैंक कहते हैं, ठीक है। इसको जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1981 पास करके जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। और इसका काम क्या है, तो ये हमारे देश के अंदर जो फॉरेन ट्रेड है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ उसको प्रमोट करने का काम भी जो है वो करती है, ठीक है। तो ये मेनली जो है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ताकि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो यहाँ पर डेवलप जो है वो हो सके, ठीक है। ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है ये बेसिकली होली ऑन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मतलब कि पूरी की पूरी जो ऑनरशिप है
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के ऊपर, वो किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। उसके बाद जो एग्जिम बैंक है वो प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे देश के अंदर सभी इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है, जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। यानी कि ये खुद तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ जो अदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी मैनेज करती है, ताकि वो भी सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड कर सके। फिर बात करेंगे रोल ऑफ एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक का यहाँ पर रोल क्या है? सबसे पहले देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि जो इंपोर्टर है वो जरूरी सामान इंपोर्ट कर पाए, जो एक्सपोर्टर है वो सामान को बनाकर एक्सपोर्ट कर पाए और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सके। साथ के साथ वो रीफाइनेंसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अगर कोई बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फॉरेन ट्रेड के लिए फाइनेंस देती है, तो उसे रीफाइनेंस करने का काम भी एग्जिम बैंक जो है वो करती है। जैसे अगर कोई एक्सवाइजेड बैंक है, उसने 50 लाख रुपए का लोन जो है वो फॉरेन ट्रेड के लिए दिया है, तो एग्जिम बैंक क्या करेगा? रीफाइनेंस सर्विसेज के अंदर वो 50 लाख रुपए एक्सवाइजेड कंपनी को वापस कर देगा, ताकि उसके पास और पैसा आ जाए लोन देने के लिए, ठीक है। ठीक है, और साथ के साथ ये फाइनेंशियल असिस्टेंस बिजनेसेस को भी प्रोवाइड करता है कि वो फॉरेन कंट्री में जाकर अपना बिजनेस सेटअप कर सके किसी फॉरेन एंटिटी के साथ में मिलकर। यानी कि कोई अगर मान के चलिए एबीसी कंपनी इंडिया की, वो यूएसए में जाकर किसी एक्सपेक्टेड कंपनी के साथ में मिलकर बिजनेस करना चाहती है और उसको पैसे चाहिए, तो एग्जिम बैंक उसको प्रोवाइड जो है वो करता है। फाइनेंशियल हेल्प के अलावा बहुत तरह के टेक्निकल और अदर असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। एग्जिम बैंक जो है वो मर्चेंट बैंक के फंक्शंस को भी जो है वो प्रोवाइड करता है। एग्जिम बैंक जो है वो मर्चेंट बैंक के फंक्शन को भी प्रोवाइड करता है, यानी कि परफॉर्म करता है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए। मर्चेंट बैंक क्या होता है? मर्चेंट बैंक बेसिकली बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनको फंड रेजिंग करने में हेल्प करता है, उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सेम चीज एग्जिम बैंक करता है कि एग्जिम बैंक एज अ मर्चेंट बैंक का जो एक्सपोर्टर है और जो इंपोर्टर है उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है और उनको फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज एक्सपर्ट एक्सपर्ट नॉलेज है वो इंडियन एक्सपोर्टर को एग्जिम बैंक देता है, ताकि फॉरेन कंट्रीज में जाकर वो अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सके। तो ये था हमारा एग्जिम बैंक और उसका रोल फॉरेन ट्रेड के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और वो हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करके जो है वो रखा जा सके, ठीक है। साथ के साथ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कस्टोडियन ही है, यानी कि वो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करके रखता है, ताकि इमरजेंसी के टाइम में जो हमारी कंट्री है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज कर सके, जो भी इंपोर्ट वगैरह है वो कर सके, ठीक है। साथ के साथ फॉरेन ट्रेड को भी यहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है इन रिजर्व्स का यूज करता है। और एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए, यानी कि अपने रुपीस की वैल्यू को स्टेबल करने के लिए भी जो आरबीआई है वो समय समय में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करता रहता है और एक्शंस लेता रहता है, ताकि जो हमारे रुपीस की जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी है उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए और जो एक्सचेंज रेट है वो भी यहाँ पर स्टेबल रहे। अब बात करेंगे रोल ऑफ आरबीआई की। आरबीआई का यहाँ पर रोल क्या है? सबसे पहले देखो, ये एक्सचेंज रेट को मॉनिटर भी करता है और मैनेज भी करता है और इंश्योर करता है कि जो एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे, ठीक है, और हमारे जो इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है उसके अंदर ज्यादा वोटेलिटी ना रहे। फिर आता है यहाँ पर बिल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड करना, यानी कि अपने पास होल्ड करके रखना, ताकि जितने भी यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट्स हैं और जो भी यहाँ पर अनफोर्सिन कैपिटल आउटफ्लोज हैं उनको हम फंड कर पाए, यानी कि उनको हम मैनेज जो है वो कर पाए और हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। फिर उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसको भी मैनेज करना, यानी कि जरूरत पड़ने पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको थोड़ा सा लिबरल कर देना, कम कर देना, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड उसको यहाँ पर सही तरीके से परफॉर्म किया जा सके और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को अवॉइड किया जा सके। फिर यहाँ पर जो एक्सटर्नल इंटरनल इकोनॉमीज है इसके अंदर भी बैलेंस बनाना, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक्सचेंज रेट की जो पॉलिसीज है, और अगर हम इंटरनल इकोनॉमी की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, इनके बीच में हमें एक कोऑर्डिनेशन बिठाना है, एक बैलेंस बिठाना है, दोनों को साथ में लेकर चलना है, ताकि जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो स्टेबिलिटी है, उसको हम प्रमोट जो है वो कर पाए। फिर आता है आपका यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में फेडाई के नाम से जो है वो जानते हैं। तो फेडाई बेसिकली एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है इंडियन फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जिसको 1958 में जो है वो बनाया गया था, और इसका एम है हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रमोट करना और डेवलप करना, ठीक है। फेडाई बेसिकली एक एसोसिएशन ऑफ बैंक है, यानी कि
बैंकों ने मिलकर इसे जो है वो बनाया है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएफसीआई और सिडबी है। ठीक है, अगर हम फंक्शंस की बात करें फेडाई के फंक्शंस क्या क्या है, सबसे पहले देखो फेडाई जो है वो गाइडलाइंस और रेगुलेशन जो है वो फॉर्मुलेट करता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को गवर्न करती है, उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किए जा सके। ठीक है, उसके बाद ये जो एसोसिएशन है वो बेसिकली यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करती है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर, जैसे कि जो प्राइसिंग की जा रही है, जो डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है, जो ट्रांजेक्शन प्रोसीजर है, वहां पर सेम प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए ताकि जो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी उसे इंक्रीज जो है वो किया जा सके। जो फेडाई है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर कंडक्ट करती है, वर्कशॉप भी कंडक्ट करती है, ताकि हमारे जो फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे कि बैंक, उनकी जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, उसको इंक्रीज किया जा सके, ताकि वो अच्छे तरीके से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को परफॉर्म जो है वो कर सके। फेडाई जो है वो बेसिकली मेंबर के इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करती है। जब भी वो रेगुलेटरी बॉडी या फिर गवर्नमेंट एंटिटी उनके साथ इंटरेक्ट करती है तो वो मेंबर के बिहाफ पर जो है उनसे बात करती है और वो चीज़ें बताती है जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर फेडाई की गाइडेंस और फॉरेक्स वैल्यूएशन की। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर फेडाई की गाइडेंस की यहाँ पर जो है वो बात करें तो देखो एक पूरा का पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि जो फॉरेन करेंसी पोजीशन है और जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी रीवैल्यूएशन यहाँ पे जो है वो कैसे की जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि फॉरेन करेंसी पोजीशन इस समय क्या है उसको कैसे रीवैल्यूएट किया जाएगा और उनके ऊपर जो प्रॉफिट और लॉस है उसको कैसे यहाँ पे जो है बुक किया जाएगा। तो इस टेबल की हेल्प से हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहले बात करेंगे बैलेंस इन मिरर अकाउंट ऑफ अ फॉरेन करेंसी। अगर कोई यहाँ पर मिरर अकाउंट है फॉरेन करेंसी का, अब ये मिरर अकाउंट क्या होता है, तो देखो आपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि जो एक बैंक है वो किसी फॉरेन बैंक के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करता है जिसके थ्रू वो बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के अपने जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट है वो फॉरेन कंट्री में जो है वो ऑफर कर पाता है जहां पर ये बैंक होता है। ठीक है, तो नॉर्मली कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर ये जो बैंक है वो एक अकाउंट जो है वो मेंटेन करके रखता है जिसको हम नोस्ट्रो अकाउंट जो है वो कहते हैं, और उस अकाउंट के थ्रू ही ये जो बैंक है इस बैंक के बिहाफ पर बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को जो है वो ऑफर करता है। तो ये जो नोस्ट्रो अकाउंट इसके इसके पास मेंटेन किया गया ना, सेम अकाउंट बैंक जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर भी मेंटेन करता है, यानी कि ये जो बैंक है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर भी नोस्ट्रो अकाउंट जो है वो मेंटेन करेगा, और ये सेम अकाउंट होगा जो ये अकाउंट होगा, यानी कि जो ट्रांजेक्शन इसमें होंगी वही ट्रांजेक्शन इसमें होंगी, इसीलिए हम इनको आपस में मिरर अकाउंट जो है वो कहते हैं। तो अगर कोई बैलेंस है मिरर अकाउंट के अंदर तो उसको सपोर्ट रेट के ऊपर जो है वो रिवैल्यूएट जो है वो किया जाएगा। रिवैल्यूएशन का मतलब यहाँ पर सिंपल है कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी आप वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हो कि इस समय उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके ऊपर सपोर्ट रेट और एप्रोप्रिएट फॉरवर्ड रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर मिरर अकाउंट की रिवैल्यूएशन की जाती है या फिर सेकंड आइटम यानी कि सपोर्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रिवैल्यूएशन की जाती है तो उसके ऊपर जो भी यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस होगा उसे यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बेसिकली देखो जो रिस्पेक्टिव मिरर अकाउंट होगा उसके अंदर हम जो है प्रॉफिट को और लॉस को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान में रखना है कि ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है इसको अकाउंट करने के लिए हम एक नया अकाउंट जो है वो मेंटेन करने यानी कि रिकॉर्ड करने के लिए एक नया अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और इसके अंदर हम इस जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको जो है रिकॉर्ड करते हैं और इनको रिवर्स कर दिया जाता है नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर, यानी कि जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको हम जैसे वैल्यूएशन डे हो जाता है उसके नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो रिवर्स भी कर देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। वैल्यूएशन डेट क्या होती है, तो वैल्यूएशन डेट बेसिकली किसी भी मंथ या फिर ईयर की लास्ट वर्किंग डे जो है वो हो सकती है, यानी कि आप महीने के आखिरी दिन वैल्यूएशन कर सकते हो या फिर साल के आखिरी दिन जो है वैल्यूएशन कर सकते हो। उसके बाद वैल्यूएशन रेट की बात की जाए तो ये बेसिकली मिडल रेट होता है जिसको अथॉरिटीज जो है वो प्रिस्क्राइब करती है, और ये जो है स्पॉट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों की वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। फिर पीरियोडिसिटी ऑफ वैल्यूएशन की बात की जाए तो देखो जो स्पॉट और फॉरवर्ड पोजीशंस होते हैं उनको हर 6 महीनों में जो है एक बार रीवैल्यू जो है वो किया जाता है, और इसे हम मंथली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं एस्टिमेट बेसिस पे, यानी कि आप जो सपोर्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको कम से कम हाफ ईयरली बेसिस पे रीवैल्यू जो है वो करोगे और उसको आपको मॉनिटर करते रहना है मंथली बेसिस के ऊपर और एस्टिमेट लगाते रहना है। ठीक है,
अब बात करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ मिरर अकाउंट बैलेंसेस। तो मिरर अकाउंट क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मिरर अकाउंट के अंदर जो बैलेंसेस होते हैं उनकी रिवैल्यूएशन यहाँ पे जो है वो कैसे की जाती है। तो देखो, अगर हम मिरर अकाउंट बैलेंस की बात करें तो जो नोस्ट्रो अकाउंट है उसके अंदर जो भी पैसा है उसको हम रूपी टर्म्स के अंदर जो है वो रीवैल्यू जो है वो करते हैं, और इसके लिए हम लोग जो फेडाई के द्वारा मिरर रेवल्यूशन रेट जो है, रिवैल्यूएशन रेट जो है प्रोवाइड किया गया उसको हम यूज करते हैं। ध्यान में रखना है कि मिरर अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंसेस है उनको हमेशा रुपी की टर्म में रिवैल्यूट किया जाता है, और जो रेट होता है वो फेडाई जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, तो जो एक्चुअल रुपये आउटस्टैंडिंग है और जो आपने रिवैल्यूएशन करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आपकी निकल कर आई है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। जैसे पहला जो बैलेंस था वो 1 मिलियन था, पर जब आपने रिवैल्यूएट किया तो इसका जो वैल्यू था 1.5 मिलियन था, तो ये 0.5 मिलियन बेसिकली आपका प्रॉफिट जो है वो कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन रिपोर्ट है वो आपको मंथली बेसिस पे जो है वो जनरेट करनी है। हालांकि जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसे आपको एप्रोप्रिएट जो है नहीं करना होता है, ये आपको हाफ ईयरली बेसिस पे जो है वो एप्रोप्रिएट करना होता है। हाफ ईयरली बेसिस पे जो है वो एप्रोप्रिएट जो है वो करना होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर आपका फॉरवर्ड वैल्यूएशन। फॉरवर्ड वैल्यूएशन, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड वैल्यूएशन यहाँ पे जो है वो क्या होता है, फॉरवर्ड वैल्यूएशन जो है वो क्या होता है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का आपको मतलब यहाँ पर पता है। तो देखो, आपका जो एक्चुअल रुपी आउटस्टैंडिंग है और जो एक्चुअल रुपी इक्वलेंट टू रिवैल्यूएशन है उनका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो कहलाएगा। ठीक है, जितने भी आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड्स है उनको हमेशा रुपी के टर्म्स में आपको जो है अप्लाइंग रेट्स का यूज करके जो है वो रीवैल्यू जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो रीवैल्यूएशन है वो मंथली बेसिस पे कैरी की जाएगी, सेम चीज जो हमने ऊपर जो है वो डिस्कस की है। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में ऐसे करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। क्या है आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? देखो, मार्च 2014 के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसने जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम थी फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, उसको रिव्यू किया और उसकी खामियों को देखते हुए एक न्यू स्कीम जिसका नाम था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है उसको जो है वो लेकर आया। ठीक है, अगर हम इस न्यू स्कीम की फीचर्स की बात करें कि क्या क्या इसके फीचर्स है, सबसे पहले देखो, कोई भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो कि सभी के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड है, सभी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्टर्ड है, तो उसे हम रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो कहते हैं, और जिसको हम शॉर्ट में RFPI जो है वो कहते हैं। ये जो RFPI होते हैं ये बेसिकली शेयर्स और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो है जो इंडियन कंपनी ने इशू किए हैं उनको परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक रजिस्टर्ड ब्रोकर की जरूरत होगी जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होगा, और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया के अंदर जो है वो होना चाहिए। साथ के साथ अगर ये जो शेयर्स हैं, जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, वो पब्लिक को इशू किए जा रहे हैं तो उनको भी ये जो है सभी की गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बाय और सेल जो है वो कर सकते हो, बाय और सेल जो है वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लिमिट्स की बात करें कि एग्रीगेट और इंडिविजुअल लिमिट्स कितनी है, तो देखो, जो इंडिविजुअल लिमिट है वो है 10% और एग्रीगेट लिमिट है 20%। ठीक है, तो अगर मान के चलिए जो RFPI है वो बेसिकली इक्विटी शेयर्स यहां पर बाय कर रही है। क्या बाय कर रही है? इक्विटी शेयर जो है वो बाय कर रही है। ठीक है, तो उस केस में ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है, यहां पर जो पेड अप शेयर कैपिटल है यानी कि पेड अप इक्विटी कैपिटल है, उसका मैक्सिमम 10% वो इंडिविजुअल बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे अगर पेड अप कैपिटल है यहाँ पर 100 करोड़ रुपए, इसका 10% कितना, 10 करोड़, तो इंडिविजुअल बेसिस पे वो मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, पर अगर हम एग्रीगेट बेसिस पे बात करें तो वो है 24%, यानी कि जो एग्रीगेट वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यानी कि सेल परचेज कर सकते हैं वो है 24 करोड़ यानी कि 20%। ठीक है, 24%। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई डिवेंचर है तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो सीरीज इशू की गई है, ठीक है, डिवेंचर की जो है पूरी की पूरी यहाँ पर सीरीज इशू की गई है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की, तो उसकी जो पेड अप वैल्यू है उसके 10% और 24% के इक्वल जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। उसके बाद जो RFPI है वो बेसिकली एक स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट भी जो है वो ओपन कर सकती है और एक फॉरेन करेंसी अकाउंट भी जो है वो ओपन जो है वो कर सकती है ऑथराइज डीलर बैंक के पास। ठीक है, और अगर मान के चलिए ये जो RFPI है वो यहाँ पर फॉरेन करेंसी अकाउंट से SNRR अकाउंट में कोई भी पैसा ट्रांसफर करना चाहती है तो वो प्रेवलिंग मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही जो है वो ऐसा कर सकती है। और ये जो फंड ट्रांसफर किया गया है वो बेसिकली जेन्युइन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया होना चाहिए। ठीक है, ये जो ऑथराइज डीलर होते हैं ये बेसिकली रिपार्ट्रेबल प्रोसीड्स
को जो है SNRR अकाउंट से फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि पहले देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट से आप पैसा जो है SNRR अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो ताकि आप उसको इन्वेस्ट कर सको जेन्युइन सिक्योरिटीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर मान के चलिए फंड्स अवेलेबल है SNRR अकाउंट के अंदर और वो रीपार्टेबल फंड है, तो उसको आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। साथ के साथ जो RFPI है वो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी लिमिट यहाँ पर RBI और सेबी ने स्पेसिफाई की है उसके अंदर ही वो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली जो सेबी के जो रेगुलेशन है 2014 उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो की जा सकती है, और इन रेगुलेशंस को हम समय के साथ जो है वो मॉडिफाई, मतलब जो सेबी है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो टाइम टू टाइम जो है वो मॉडिफाई करता रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो चैप्टर था वो यहाँ पर ओवर होता है, ठीक है। बहुत ही डिटेल चैप्टर था, 3 पार्ट यहाँ पर हमारे जो है वो बने हैं। तो अगर आपने पहले 2 पार्ट यहाँ पर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप 2 पार्ट जरूर जाकर यहाँ पर देख लीजिएगा अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से लेकर कुछ यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिस्टमैटिक वे में TIRM की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में TIRM की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे जो ऐप है वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वो इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ओवर हो गया है, तो हम टेस्ट करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट यहां पर कितने अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2N ऑफ द फेमा 1999 फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, ठीक है। तो अगर हम यहां पर फेमा एक्ट 1999 की बात करें तो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी के साथ साथ और कौन सी चीजें हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। पहले देखो, डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, बिल्कुल ये इंक्लूड होता है। कोई भी डिपॉजिट है, कोई भी क्रेडिट है, कोई भी बैलेंस है जो कि अगर फॉरेन करेंसी में पेबल है तो वो आपका फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। अगर कोई भी यहां पर ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक है जिसको इंडियन करेंसी में ड्रॉ किया गया पर ये फॉरेन करेंसी में पेबल है तो ये भी आपका फॉरेन एक्सचेंज में ही आएगा। उसके बाद कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि इंडिया से बाहर ड्रॉ किया गया यानी कि फॉरेन करेंसी में ड्रॉ किया गया है और इंडियन करेंसी में पेबल है तो वो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो फॉरेन करेंसी के साथ साथ ये सभी चीजें जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो है वो कवर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द सपोर्ट मार्केट करेंसीज आर बोट एंड सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी एट द टाइम एट द करंट मार्केट प्राइस, ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड विद इन, ठीक है। तो जो हमारा सपोर्ट मार्केट होता है ना वहां पर करेंसी को जो है इमीडिएट बेसिस पे खरीदा और बेचा जाता है, और जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। तो सपोर्ट मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो कितने दिनों में सेटल हो जाते हैं। पहले देखो 2 बिजनेस डेज प्लस आफ्टर द ट्रेड डेट, या फिर 5 बिजनेस डेट आफ्टर द ट्रेड डेट, या फिर 7 बिजनेस डेज आफ्टर द ट्रेड डेट, या फिर 9 बिजनेस डेज आफ्टर द ट्रेड डेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जैसे आपका ट्रेड आपने किया, जैसे अगर आपने 15 तारीख को ट्रेड किया तो उसके अगले 2 वर्किंग डेज के अंदर, अगर दोनों वर्किंग डेज हम मान के चलिए तो 17th ऑफ तक ये जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर सेटल जो है वो हो जाएगी। ध्यान में रखना है कि ये जो 2 दिन है वो वर्किंग डेज जो है वो रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, विच ऑफ दीज आर फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फंक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। पहला देखो, फैसिलिटेट करेंसी कन्वर्जन, ये ना करेंसी को कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हेल्प से हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन होता है। उसके बाद डिटरमाइन एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट को भी डिटरमाइन करता है, बिल्कुल जो
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके अंदर करेंसी की जो डिमांड है, जो सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो करेंसी रिस्क है उसको भी हैज करने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूज जो है वो करते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट रिजर्व मैनेजमेंट है ये भी यहाँ पर फंक्शन होता है। ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। यानी कि ये सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूज जो है वो करते हैं। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पार्टिसिपेंट इन द फॉरेक्स मार्केट। इसमें से कौन सा हमारा प्राइमरी पार्टिसिपेंट नहीं होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। पहला देखो क्या है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और सॉवरेन वेल्थ फंड। फटाफट से यहां पर इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा प्राइमरी पार्टिसिपेंट है जो कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और सॉवरेन वेल्थ फंड। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, इंश्योरेंस कंपनीज का करेक्ट आंसर। नॉर्मली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करती है, सेंट्रल बैंक रिजर्व मैनेजमेंट के लिए पार्टिसिपेट करता है और सॉवरेन वेल्थ फंड बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। उसके बाद देखो विच मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड फैसिलिटेटिंग करेंसी एक्सचेंज फॉर क्लाइंट्स, यानी कि जो कस्टमर है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक। जो कमर्शियल बैंक और जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो बेसिकली करेंसी एक्सचेंज करने की जो फैसिलिटी वो अपने कस्टमर को देती है। यानी कि अगर आपको करेंसी को एक्सचेंज करना है, रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो आप कमर्शियल बैंक या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। तो इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। उसके बाद देखो फेडाई इज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंडियन फॉरेक्स मार्केट established in 1958 with the aim of promoting and developing the foreign exchange market in India. It is an association of bank include, ठीक है। तो जो फेडाई है वो बेसिकली हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रमोट भी करती है और डेवलप भी करती है। तो फेडाई बेसिकली एक एसोसिएशन होती है बैंक की। तो यहाँ पर जो फेडाई के मेंबर है वो कौन कौन बैंक जो है वो हो सकते हैं, बन सकते हैं। पहला देखो क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा है फॉरेन बैंक और चौथा है कोऑपरेटिव बैंक। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। इसमें से कौन सी ऐसी बैंक्स है जो कि फेडाई के मेंबर बन सकते हैं। फटाफट से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो बैंक्स हैं वो फेडाई के मेंबर जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फेडाई स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ बैंक इन इंडिया दैट ऑथराइज टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। विच ऑफ दीज आर फंक्शन ऑफ फेडाई। तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फंक्शन है फेडाई का। पहला इशूइंग गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर हैंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है कि जो फेडाई है वो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को हैंडल करने के लिए गाइडलाइंस और रूल्स इशू करती है। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ बैंक पर्सोनल इन द एरियाज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये भी करेक्ट है कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो बैंक पर्सोनल है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जो काम है वो फेडाई करता है। उसके बाद एडवाइजिंग मेंबर बैंक्स इन सेटलिंग इश्यूज इन देयर डीलिंग्स। तो ये भी करेक्ट है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये मेंबर बैंक्स को एडवाइस देता है और उनके जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करता है। अनाउंसमेंट ऑफ डेली एंड पीरियोडिकल परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर बैंक्स। तो ये फंक्शन फेडाई का नहीं होता है, ये फंक्शन नहीं होता है। यानी कि जो हमारे मेंबर्स बैंक है, जो हमारे मेंबर बैंक है, उनके डेली और पीरियोडिकल परफॉर्मेंस क्या है उनकी अनाउंसमेंट करनी, ये काम फेडाई का जो है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं फेडाई के, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है। Foreign exchange arithmetic is the process of exchanging one currency for another. These transactions occur on the foreign exchange market. Price or the value at which one currency is exchanged for another currency is known as, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं और ये जो ट्रांजेक्शन होती है वो नॉर्मली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में परफॉर्म की जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्राइस या फिर वो वैल्यू जिसके ऊपर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी क्रॉस रेट, ऑप्शन सी मार्केट रेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ करेक्ट आंसर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो
Currency pair is a quotation of two different currencies with the value of one currency being quoted against the other. This is a currency pair of USD GBP 0.80 means. ठीक है, तो करेंसी पेयर क्या होता है? दो करेंसीज की कोटेशन होती है जिसके अंदर एक करेंसी की दूसरी करेंसी के इक्वल क्या वैल्यू है उस चीज को शो किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास करेंसी पेयर है USD GBP इज इक्वल टू 0.80। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है $1 इज 0.80 ब्रिटिश पाउंड, या फिर $1 इज इक्वल टू 0.80 USD डॉलर, या फिर $1 इज इक्वल टू 80 ब्रिटिश पेंस, या फिर $1 इज इक्वल टू 80 US सेंट। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। $1 जो है वो इक्वल होगा 0.80 ब्रिटिश पाउंड के। क्लियर है आपको यहां तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। उसके बाद देखो, व्हाट रेफर्स द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ करेंसी, selling price of a currency representing the profit or margin earned by bank or financial institution facilitating the currency exchange। ठीक है, तो नॉर्मली देखो, जब एक बैंक फॉरेन करेंसी को बाय करता है और सेल करता है तो उसके प्राइस में डिफरेंस होता है। जैसे कि मान के चलिए बैंक जो है वो 80 रुपीज की डॉलर को खरीद रहा है और 81 में सेल कर रहा है, तो ये जो ₹1 का डिफरेंस है इसे हम क्या कहते हैं? और ये नॉर्मली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट होता है जो कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज के लिए अंदर डील करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसे हम स्प्रेड के नाम से जो है वो जानते हैं, स्प्रेड के नाम से जो है वो जानते हैं। तो यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डिटेल में जितना हो सकता था अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और आप हमारे इन लाइव सेशन को रेगुलरली बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।